आचरण करूंगा कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। इस दूसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्राध्यापक डॉक्टर एन.वी. ढोके साहब, माननीय रणजीत मेश्राम जी, माननीय एडवोकेट दिवाकर सिंह जी, सुनील रामटेके जी, रिपब्लिकन विचार मंच के संयोजक अध्यक्ष विजय ओरकर जी, वे सामने बैठे हुए हरापुरी साहब, इरफान इंजीनियर साहब और तमाम उपस्थित साथियों, जय भीम। मैं विजय ओरकर साहब का बहुत आभारी हूं कि उनके हुक्म से मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। जब उनका मुझे फोन आया और रिपब्लिकन विचार मंच की जब उन्होंने बात की तो सबसे पहले मेरे दिमाग में घंटी बजी कि चलो नागपुर, महाराष्ट्र से या नागपुर से एक और विचारधारा ने जन्म लिया। और दूसरी घंटी बजी कि सारी विचारधाराएं जितनी भी ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी के बाद जो समाज को भ्रमित करने वाली विचारधाराएं पैदा हुई हैं वो यहीं से पैदा हुई हैं। फिर मैंने उनसे उस विचारधारा के बारे में पूछा तो उनकी संकल्पना से अपनी मैंने सहमति व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसमें आऊंगा और मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होकर अपने विचार रख रहा हूं। बहुत बार मैं यहाँ आ चुका हूं। आज मैं डॉक्टर ये बाबा साहब के फोटो के बगल में जो हबीब रंगारी साहब का चित्र लगा है, उनकी स्मृति भी मुझे याद आ रही है। बहुत संबंध मेरा उनसे रहा, काफ़ी बार मैं उनसे मिला हूं और मूल निवासी अवधारणा के खिलाफ उनका बहुत जोरदार अभियान था। उनकी किताबें भी इस विषय पर उन्होंने लिखी हैं। इस विषय पर मेरे इनसे बहुत बातचीत होती रहती थी, लेकिन उनके इस तमाम अभियान के बावजूद वो कॉन्सेप्ट मरा नहीं और उभर आया तेजी से। मूल्यवासी अवधारणा इतनी तेजी से उभर रहा है कि एक उदाहरण दूं, क्या वो जय भीम बाद में करते हैं, पहले जय मूल्यवासी करते हैं। अब जय भीम जरूरी भी नहीं रह गया उनके लिए। उनका मत है कि ये देश में हम मूल्यवासी हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण इस देश में बाहर से आया है और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर एकजुट हो जाएंगे तो सत्ता हमारे हाथों में आ जाएगी, ब्राह्मण जहां से बेदखल हो जाएगा। ये शेख चिल्ली की गप्पे हैं, शेख चिल्ली का विचार है, ये व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। घृणा और द्वेष के आधार पर आप कोई भी निर्माण जो भी करेंगे वो लोकतांत्रिक नहीं होगा। फिर हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैंने एक बार फेसबुक पे लिखा कि चलो मान लिया कि मूल निवासियों के हाथों में सत्ता आ जाएगी, तब वो भी इन ब्राह्मणों का क्या करेंगे? ट्रक में भर के समुद्र में फेंकवा देंगे या हिटलर की तरह गैस चैम्बर में मरवा देंगे? क्या करेंगे? इतनी गालियां मुझे मिली उस फेसबुक पे, इतनी गालियां मिली, जाने क्या क्या विशेषण मेरे लिए उन्होंने इस्तेमाल किए। तो अभी यहाँ जितनी भी मैं सुबह से सुन रहा हूँ, देश के हालात बहुत खराब हुए हैं और एक दुश्मन बहुत
स्थापित आ गया है, तेजी से आ गया है, वो बड़ी बहुमत के साथ आ गया है। वो आते ही उसने क्या क्या किया ये भी सब सुन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरे हमारे सामने ये होना चाहिए कि इस दुश्मन की जीत कैसे हुई, क्या आया क्यों बीजेपी इस को पूर्ण बहुमत हिंदू देश से मिल गया, भारत से क्यों मिल गया? हमने क्या किया? क्यों हमारा कोई भी जो क्रांतिकारी मूवमेंट है क्यों फेल होता चला जा रहा है? भाई हम अपनी बात क्या, इस देश में जो भी क्रांतिकारी मूवमेंट खड़ा हुआ, कम्युनिस्टों का मूवमेंट खड़ा हुआ, वो भी फेल हो गया। मुझे डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक बात याद आती है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने अपने कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में कहा था कि यदि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें हावी होती हैं या कामयाब होती हैं तो ये जनता की जीत नहीं है, बल्कि ये कम्युनिस्ट फोर्सेस की हार है। कम्युनिस्ट फोर्सेस की ने अपना दायित्व नहीं निभाया। इसी प्रकार से हमारी जो दलित वैचारिकी है उसकी भी ये हार है। बीजेपी का शासन में आना, संघ परिवार का मजबूत होना, हिंदुत्व का एक आक्रामक रूप धारण करना, यह हमारी बहुत बड़ी हार है। हमने इतने सालों में कोई प्रगति नहीं की, इसका मतलब ये हुआ। तो इस सब को लेकर के सब जो रिपब्लिकन विचार की बात जो चल रही है यहां पर, मुझे डर है कि कहीं रिपब्लिकन शब्द भी बदनाम ना हो जाए। बहुजन शब्द तो बदनाम कर दिया कांशीराम मायावती ने, खराब कर दिया। बुद्ध का दिया हुआ इतना क्रांतिकारी शब्द, इतना सार गर्भित शब्द, इन 60 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने उसकी वो बहुजन अवधारणा पे काम किया था। इसमें दलित पिछड़े और ये नहीं थे बहुजन की उनकी अवधारणा में। उनकी अवधारणा में शोषक और शोषित समाज था, शोषित समाज था बहुजन में। उनका 90% शोषितों को लेकर के उन्होंने बहुजन शब्द की अवधारणा बनाई थी। हम सबके लिए हित, सबके हित में काम नहीं कर सकते, सबका कल्याण हम नहीं कर सकते। सबका कल्याण का मतलब यह है कि हम चोर के लिए भी काम करें, शाह के लिए भी काम करें, हम गुंडे की तरफ की भी बात करें, जो पिट रहा है उसका भी कल्याण की बात करें, जो मार रहा है उसकी भी कल्याण की बात करें। इसका मतलब यही हुआ ना। इसे हम सबके कल्याण की बात तो कर ही नहीं सकते। मैं बहुजन की, बहुत से लोगों की कल्याण की बात करते हैं। बुद्ध ने बहुत सही कहा था, हम बहुत से लोगों में कौन लोग हैं? जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास द्वार नहीं है, जिनके पास रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, जो रोज अपने आप को चौराहे पर आकर के बेचते हैं, सुबह को फिर बेचने के लिए सड़क पे खड़े हो जाते हैं। वो बहुजन में आता है। हम उन बहुजन की बात करनी है। यह प्रजातांत्रिक शब्द की बात यहां पर विषय पर है। मैं थोड़ा प्रजा शब्द से भी बहुत इत्तेफाक नहीं करता। जब आप प्रजातांत्रिक शब्द कहेंगे तो इसका मतलब है कि एक कहीं ना कहीं हमने मान लिया कि वो राजा है, हम प्रजा है। प्रजा का मतलब ही वही है, प्रजा शब्द वहीं आता है जहां राजा है। अब राजा के जमाना गया, जनतंत्र लोकतंत्र शब्द चलना चाहिए, प्रजातंत्र तक नहीं चलना चाहिए। प्रजा नहीं है, हम प्रजा नहीं है। कभी कभी धर्म और जाति की बात से निरपेक्ष होना, धर्म और जाति से निरपेक्ष होना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ लेते हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आप कहें कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करेंगे तो बहुत सोच समझ कर अपना को सेट करिएगा। आरक्षण के मुद्दे पर आप क्या नीति अपनाएंगे? अगर आप आरक्षण के विरोध करेंगे तो जातिवादी कहलाएंगे, और आरक्षण का समर्थन करेंगे तब भी जातिवादी कहलाएंगे। धर्म
उसका विरोध करेंगे तब भी आप धर्म पर अपनी ऊर्जा नष्ट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे तब भी। ये इतना, और यही दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर आपको ज्यादा माथापच्ची करना है, क्योंकि ये दो वो दीवारें हैं जो शोषित समाज के सारे विकास को रोके हुए हैं, सारे विकास को रोके हुए। दलितों का वोट चाहिए तो आरक्षण का मुद्दा उठा दो, मुसलमानों का वोट चाहिए तो दंगा करा दो, हिंदू मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को यह एहसास करा दो कि तुम असुरक्षित हो, वो आपको वोट देगा, क्योंकि आपने उसकी सुरक्षा का ठेका ले लिया। ये दो मुद्दे ऐसे हैं कि इनके आधार पर आप उनके जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे आप अपने आप को दायित्व से बच जाते हैं आप। तो ये सारी चीजें हम उनके बीच में, जब हम धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, तो बहुत सावधानी की जरूरत है। और जाति की राजनीति फेल होनी है, धर्म की राजनीति को भी फेल होना है। मैं अन्यथा ना ले मेरी बात को एक बात कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1936 से 37 के अंदर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। वो भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी दलितों की। उन्होंने दलितों को एक वर्ग के रूप में संगठित होने का अपील की थी। उन्होंने उनके आर्थिक मुद्दों पर राजनीति करने के लिए वो संगठन बनाया था। और मुंबई असेंबली के अंदर उन्होंने 17 अपने कैंडिडेट खड़े किए थे उस पार्टी की तरफ से, जिसमें 14 कैंडिडेट जीत कर आए थे। वही बाबा साहब ने जब बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, एकदम शेड्यूल कास्ट की बात की, और उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत भी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें भी 14-15 कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। स्वयं बाबा साहब भी एक अनपढ़ निरक्षर दलित से हार गए थे कांग्रेस के। तो वो एक अनुभव, उस अनुभव से बाबा साहब गुजरे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर रिपब्लिकन एक कॉन्सेप्ट उनको दिमाग में आया था, वो रिपब्लिकन की ओर मुड़े थे। और रिपब्लिकन में ही वे वर्ग और जाति विहीन समाज की स्थापना है, रिपब्लिकन ही कर सकता है। वर्ग विहीन और जाति विहीन, ये दो संकल्पना है। धर्म और जाति से बिल्कुल आप हटकर के बात करिए, इस मुद्दे को लेकर के उनके सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाइए। मैं अभी एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, रहीम हाता, हमारा हाता रहीम, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 25 को उनका उसका विमोचन है लखनऊ में। जनगणना पर उन्होंने उपन्यास लिखा है। उनकी जनगणना में ड्यूटी लगी थी तो उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है। वो जिस मोहल्ले में उनकी ड्यूटी लगी है, वहां की बस्ती के एक एक घर में जाकर देखते हैं, वो सारे कॉलम भरते हैं, घर में लेट्रिन है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, कितने कमरे हैं, कितनी कोठरियां हैं। दिल दहला देने वाला उनका आकलन है, जो आंखों से देखते हैं कि आज 60-70 साल के बाद भी उस बस्ती में मैं देख रहा हूं कि दीवारें नहीं हैं, किसी की दूसरे की दीवार पे खूंटी गाड़ करके, इस दीवार पे खूंटी गाड़ करके पन्नी लगा रखी है, टाट लगा रखे हैं, उसमें रो रहे, उसमें रह रहे हैं यार। मुस्लिम बस्ती के अंदर पखाने नहीं है, रोजी रोटी का कोई गारंटी शुदा कोई वहां पर जरिया नहीं है। किस तरह से वो जिंदगी अपने जी रहे हैं। कोई घर उनको पक्का नहीं मिला, किसी घर में उन्होंने छत नहीं देखी, कहीं खपड़ैल, कहीं छप्पर, कहीं कुछ, पूरे गंदगी नाली पट्टी पड़ी है। तो कहते ये कौन सा, ये हमारा पैसा कहां जा रहा है, इन्हीं लोगों का पैसा, वो विकास कहां हो रहा है। लेकिन सांप्रदायिक दंगा जब भड़का दो तो वो दुश्मन हो जाते हैं हिंदुओं के। और सांप्रदायिक दंगा, अब तो इंजीनियर साहब बैठे हैं और किताब तो मुझसे तो काफी काबिल लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी है, क्षेत्र में काम करते हैं। असगरेली इंजीनियर साहब ने भी काफी इस पे काम किया था। अनुभव ये कहता है कि जब छोटे तबके के लोग
दलित और मुसलमान जब कुछ अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा होना सीख जाते हैं, उनके कुछ रोज धंधों से जो काम करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाने लिखाने की हैसियत उनकी हो जाती है, तब दंगे करा के उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। उसी समय दंगे होते हैं। चाहे मुरादाबाद में हुआ, चाहे भदोही में हुआ, चाहे बनारस में हुआ, मुरादाबाद में तबाह के तबाह हो गए वो लोग। वो नहीं चाहते कि इनके पास इतनी बचत हो जाए कि इनके बच्चे पढ़ने जाने लगे। वो नहीं चाहते कि इनके पास इतनी बचत हो जाए कि छप्पर को छत में बदल दें। ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे रिपब्लिकन विचार मंच को। धर्म का मुद्दा उठाना नहीं है। नास्तिक हो आस्तिक हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि दलितों के शोषण इसलिए होता क्योंकि वो आस्तिक ईश्वर विश्वास करते। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इसको। फिर बनिया क्यों का गरीब क्यों नहीं होता? वो तो ईश्वर को मानता है। वो क्यों भूखा नहीं मरता? उसके घर में क्यों दौलत बरस रही है? ईश्वर के होने को ना होने से, ईश्वर को मानने या ना मानने से गरीबी का कोई संबंध नहीं है। यह व्यवस्था का संबंध है। व्यवस्था से है ये चीजें। वो व्यवस्था जो गरीब के पक्ष में नहीं है, धनवान के पक्ष में है, धनाढ्य के पक्ष में है। इसलिए वो गरीब नहीं है, वो भूखा नहीं मरता। गरीब शोषित आदमी भूखा मरता है क्योंकि व्यवस्था उसके पक्ष में नहीं है, उसके विरोध में है। वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो रोजगार नहीं कर सकता। मैं जिस बस्ती में पैदा हुआ, जन्म लिया, मैंने अपनी बस्ती की बताता हूं कि वो पूरी बस्ती 4 मकानों की जूते बनाने वालों की थी। मेरे बाप भी जूते बनाया करते थे, पूरा बस्ती जूते बनाया करती थी। आज वहां मेरे देखते देखते, होश संभालते संभालते पूरा वो उद्योग बंद हो गया, चौपट हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। बहुत से लोग पंजाब चले गए, घर द्वार छोड़ करके। बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। हमारे यहां चाकू बनाने के बहुत बेहतरीन कारीगर है रामपुर के अंदर, बहुत बेहतरीन कारीगर। पिस्टल बनाने के बहुत बेहतरीन कारीगर हैं, जूते बनाने के बहुत बेहतरीन कारीगर हैं। सब भीख मांग रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती, व्यवस्था चाहती तो वहां वो उद्योग लगाती, उनकी शिल्प कला का, उनका कला का वहां उनसे अनुभव, उनका फायदा उठाती, बेहतरीन उद्योग चलता, रोजगार मिलता। लेकिन उनको बर्बाद कर दिया। तो सिस्टम जो है, जिससे हमारी ये देश की आर्थिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो है वो गरीब के, शिल्पकार के, उत्पादक वर्ग के पक्ष में नहीं है, उनके पक्ष में है। हमारा आदमी उनको देख के फॉलो करता। करिए, अमिताभ बच्चन ने तो 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा शिरडी मंदिर में चढ़ाया है, वहां मंदिर में चढ़ाया है। या हमारे फला सेठ ने तो वहां पर पूरा सोने का मुकुट चढ़ा दिया है। कहते हम तो गरीब हैं, हम 10 रुपए 100 रुपए चढ़ा दें। वो नकल करते हैं, बहुत दिखाना चाहते हैं कि देख, वो तो इसलिए करते हैं ताकि आपको उसमें उलझाए रखें। हम कर रहे हैं तो आप भी करिए। इस सिस्टम को बदलने के लिए आप कितने ही संघर्ष कर लीजिए, वो सिस्टम बदलने वाला नहीं है जब तक कि आपके हाथ में की पावर नहीं आएगी। आप नहीं बदलेंगे। दलित तो परिवर्तन चाहता है। दलित का मतलब शोषित समाज परिवर्तन चाहता है। वो जाति धर्म पर वोट देने वाला नहीं है। लोग तो उसे मजबूर किया जाता है। वो परिवर्तन चाहता है। जिस पार्टी ने भी परिवर्तन की बातें की वो उधर गया। उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी ने, मायावती ने बहुत सपने दिखाए, और उसके बाद जब उनको सत्ता मिल गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो शासक वर्ग अब तक करता आ रहा था, उनके हाथ की कठपुतली। हमारी पहली समस्या क्या है दलितों की, शोषित समाज के, गरीबों की? क्या है कि उनको रोजगार और उनकी शिक्षा, मकान, 2-3 चीजों की है। मायावती के हमारे शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का निजीकरण सबसे तेजी से हुआ, सबसे तेजी। कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट स्कूल खुले, और उसी स्तर पे जो सरकारी स्कूल थे
उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बहुत बुरी हालत उनकी हो गई। मिड डे मील ने तो उनको भिखारी बना दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो पैसा जेबों में जा रहा है, उससे भ्रष्टाचार से लोग कमाई कर रहे हैं। एजुकेशन को बर्बाद किया, आपके हाथ में की आई थी, और आप ये कह रहे हैं पूरे दलित जनता को, आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो सारी समस्याओं की का हल है और चाबी है, और हमें हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम सारी समस्या दूर कर देंगे। आपने इनकी समस्या और बढ़ा दी। अत्याचार एक्ट को उन्होंने कमजोर कर दिया। रोजगार की जितनी तरीके रोजगार, जो मैं रोजगार के बारे में बता देता हूं। मेरा अपना आकलन यह है कि जितना सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां उद्योगों की लगेंगी, उतना ही रोजगार ज्यादा डेवलप होगा, विकसित होगा। और जितने आप ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी, पब्लिक सेक्टर में चली जाएंगी चीजें, निजीकरण हो जाएगा, वहां रोजगार नहीं मिलने वाला, रोजगार घटेगा। हमारा बाबा साहब ने भी तो हमारे दो शत्रु बताए थे ना, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो बहुत हो हल्ला मचाते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते नहीं। हम कम्युनिस्ट पार्टियों से, कम्युनिस्ट अपने साथियों से, दोस्तों पर ये हम आरोप लगाते हैं कि आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष नहीं करते, पूंजीवाद के खिलाफ तो आप बहुत चिल्लाते रहते हैं। ये उल्टा हम अपने विचारकों पर भी मुझे आरोप लगाना चाहता हूं कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो खूब बोलते रहते हैं, लेकिन आर्थिक मुद्दों को लेकर, पूंजीवाद के खिलाफ हम कोई आंदोलन नहीं चलाते। हमें दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा ना। देखिए, जब से पूंजीवाद ध्यान, भौगोलिकरण जब आया है 90 के बाद, तो जब अपनी छोटी सी समझ के अनुसार मैं बता रहा हूं, मेरी बहुत व्यापक समझ नहीं है, कि इस पूंजीवाद ने पूंजी का, दो किस्म की पूंजी होती है। एक पूंजी होती है उत्पादक पूंजी और एक होती है अनुत्पादक पूंजी। उत्पादक पूंजी होती है जो उत्पादन करती है, इससे रोजगार बढ़ते हैं, से मिलें लगती हैं, फैक्ट्रियां काम करते हैं, तो उसमें 10 लोग नौकरी करते हैं, उससे रोजगार मिलता है। अनुत्पादक पूंजी होती है जो उत्पादन नहीं करती, लेकिन मुनाफा बहुत देती है। जैसे आप रियल एस्टेट, प्लाट खरीद लीजिए, आप डाल दीजिए, पड़ा हुआ आप 10 साल 20 साल तक, पैसा बढ़ रहा है आपका निजी बढ़ रहा है ना, वो उत्पादन नहीं कर रही है जमीन, उसको किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। होटल खड़ा कर दिया आपने, जमीन लेकर के होटल बना दिया, होटलों का काम जाल बिछ गया, वहां को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत कम रोजगार के क्षेत्र उसमें मिलते हैं। मुनाफा बहुत है, बहुत मुनाफा, किसकी जेब में जा रहा है मुनाफा? तो उस उत्पादन करने वाली पूंजी को खत्म करके अनुत्पादक पूंजी, अब तो बैठे बैठे घर में बैठे बैठे लोग शेयर होल्डर, शेयर जो चल रहा बाजार शेयर मार्केट, जो आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि ये है क्या भला, वो लाखों करोड़ों बैठे बैठे उनके नियारे हो जाते हैं। तो ये जो पूंजीवाद है, ये बड़ा खतरनाक, और ये पूंजीवाद सबसे ज्यादा जो कहर बरपा रहा है वो इसी शोषित समाज को बरपा रहा है, इसी दलितों को, मुसलमानों को, जो बेरोजगार हैं। वो, उनको कोई रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो पेट को तो रोटी चाहिए। बाबा साहब ने भी लिखा है ना कि भाई निठल्ली शक्ति जो बैठी हुई है, उसको निठल्ले तो निठल्ला बैठी है भली, लेकिन उसको रोटी तो चाहिए खाने के लिए। वो कहां से आएगी? वो तो घर, या तो घर में जो बर्तन भाड़े वो बेच के खाएगी, जो बचत है वो खा जाएगी बैठ के, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो गलत काम करेगी। गलत काम करेगी तो फिर उसका फायदा कौन उठाएगा? उग्रवादी लोग उठाएंगे, अराजक तत्व उठाएंगे। इसलिए देश में अगर आर्थिक विकास होता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, हर हाथ को काम मिल जाए, हर एक को रोजी रोटी मिल जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनकी इतनी बचत हो जाए, तो आप इस देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। मैं गारंटी देता हूं। फिर कौन उनके हाथ का खिलौना बनना चाहेगा? कोई नहीं बनना चाहेगा। इसी विचारधारा को लेकर के हमें चलना है, इस विचारधारा को जनता के बीच में लेकर के चलना है।
और इसी विचारधारा के बल पर आप इनसे सबसे जो बहुत बुलंदियों पे पहुंच गए हैं जमीन छोड़ करके, हमारे बीच के लोग, चाहे वो आठवाले साहब हों चाहे कोई भी हो, ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। वामी जौनपुरी साहब का एक शेर है इन ऐसे लोगों के लिए, उन्होंने कहा था कि तुम आसमानों में जाकर के जल्दी उतर आना, मुझे जमीन के मसाइल पर तुमसे बात करनी है। तो ये उतरे जमीन पे ना उतरे, लेकिन ये समाज गतिहीन नहीं है, गतिशील समाज है। लोग आते रहेंगे, चलता रहेगा। अत्याचार चुपचाप ना आज तक किसी युग ने सहन किया है, ना आगे भी सहन होगा। मनु के जमाने में अत्याचार सहन नहीं हुआ। मनुस्मृति पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण को गाली देना, ब्राह्मण को जो गाली देगा, ब्राह्मण को जो मारेगा उसको ये दंड दिया जाएगा। तो मारते तो थे ही लोग, तो लिखा है भाई, वरना नहीं मारते तो क्यों लिखते? इसलिए तो लिखा है कि ब्राह्मण को जो मारेगा उसका वही अंग काट लेना चाहिए। तो विद्रोह तो हमेशा रहा है और होता रहेगा। लेकिन उस विद्रोह में कुछ रचनात्मकता आनी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए, और वो हमको दिखाई दे नहीं रहा है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर। अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वो जैसे सुबह से जिक्र होता चला रहा, हम फांसीवादी सिस्टम के शिकार हो जाएंगे, फांसीवाद आ जाएगा देश के अंदर। और हमें हर शोषित समाज की जिसपे जुल्म हो उसके साथ देना है, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आप अपने परिवेश में आपके सामने, आपके बगल में अत्याचार हो रहा है, अगर आप उससे आंखें मूंद लेते हैं, अगर आप लेखक हैं, लिखते नहीं हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ आंखें मूंद ले रहे हैं, तो आप अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। वो आप अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और आप फांसीवादी शक्तियों को मजबूत होने के लिए जमीन दे रहे हैं। वो करना पड़ेगा। तो मुझको गिरफ्तार किया फेसबुक पे कमेंट के ऊपर। मैंने गोरखपुर में कहा कि हम आंख नहीं मूंद सकते, हमारे बगल में अगर जुल्म हो रहा है तो वो लेखक को मर जाना चाहिए अगर वो उस पर कुछ नहीं लिख रहा है, तो वो लेखक ही बेकार है, किसी काम का वो लेखक ही नहीं है। वो लेखक का दायित्व यही है कि वो सच्चाई को उजागर करें। तो इसलिए तो मेरा मतलब कहने का यह है कि दलित वर्ग को अब इतने साल हो गए, अब समझ जाना चाहिए कि जाति ने उसका कोई भला नहीं किया है, जाति की राजनीति ने कोई भला नहीं किया है। और उसमें उसके जो अपने मुद्दे हैं वो छूट गए हैं। हमें मुद्दों को लेकर के बात करनी चाहिए। मुद्दे बहुत से हैं। एक बात यह कि हमें जाति में उलझा करके हमको बहुत संकीर्ण बनाया जा रहा है। दलित चिंतन देश की हर समस्या पर विचार रख सकता है, चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वो बोडोलैंड की समस्या हो, चाहे वो रक्षा की समस्या हो, देश की सीमाओं की समस्या हो, चाहे वो चाइना की समस्या हो। ऐसी कोई समस्या देश की नहीं है जिस पर दलित का चिंतन ना हो, इस पर रिपब्लिकन का विचार ना हो। लेकिन हमको एक उसमें उलझा करके जातिवादी चिंतन तक सीमित कर दिया गया। इससे निकलना होगा, हमको इससे बाहर आना होगा। हमें बताना होगा ना हम बेहतर शासन दे सकते हैं आपको, हमारे पास बेहतर विचारधारा है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। वो बेहतर विचारधारा क्या है, वो बेहतर मॉडल हमारे पास क्या है, वो रखना पड़ेगा सामने। वो ये है, आर्थिक क्षेत्र में हमारा ये है, सामाजिक क्षेत्र में हमारा ये है, धार्मिक क्षेत्र में हम ये है, ये करना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द मेरी समझ में ना कल आया था ना आज आया है, ये आता ही नहीं। धर्म से निरपेक्ष कोई नहीं है, धर्म से निरपेक्ष कोई है या नहीं। हम संविधान में जरूर है कि हम भाई धर्म निरपेक्षता का मतलब इतना तो है कि राज्य जो है किसी धर्म विशेष के प्रति अपनी आस्था या अपना संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, यही तो है ना। लेकिन तो हो रहा है। कुंभ का आयोजन कौन कराता है? शासन कराता है, करोड़ों रुपये उसमें लगाता है, पूरे देश की पूरी मशीनरी वहां
लगती है, पुलिस फोर्स लगती है, 2 लोग लगते हैं, ये सब होना चाहिए। धर्म जब व्यक्ति का निजी मामला है, उसे अपने निजी स्तर पे अपने करने दीजिए। और धर्म से निरपेक्षता की बात और जाति से निरपेक्षता की बात, ये बड़े 2 मुद्दे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि विजय के साहब, ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, इतने आसान नहीं है। इन पर माथापच्ची करने की जरूरत है और बहुत सोच समझ कर इस पर निर्णय लेने की जरूरत है, और हो सकता है कि एक सही कोई हल इसका निकले। धन्यवाद।